Hello everyone, welcome to this amazing platform of our channel Panisha for Competitive Examinations and I am Piyush। तो इस पर्टिकुलर सेशन में हम बात करने वाले हैं DFCCL एग्जाम के लिए जो आपका कस्टमर रिलेशंस का पर्टिकुलर सेक्शन है और इसमें अभी हम सीआरएम का आर्किटेक्चर डिस्कस कर रहे हैं जिसमें हमने यहाँ पे जितने भी टाइप्स हैं सीआरएम के और जो आर्किटेक्चर बनता है वो हमने डिस्कस कर लिया है ऑलमोस्ट, जिसमें स्ट्रेटजी सीआरएम हो गया। देन आपका इसके बाद में आता है ऑपरेशनल सीआरएम, ये भी हमने बहुत ही डीप में जाके कवर किया हुआ है, मतलब जो भी क्वेश्चन बन जाए यहाँ से, ठीक है। इसका हमने ऐसे भी कवर किया हुआ है, एमए भी कवर किया हुआ है और इसके अलावा जो आपका एसएफए होता है, ठीक है, यानी कि सेल्स फोर्स ऑटोमेशन, ये भी बहुत अच्छे से कवर किया है। ये सब क्यों किया कवर, देखो आपको मैं बताता हूँ कि जो हमारा एनालिटिकल सीआरएम है ना, जैसे कि अब हम क्या पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में, एनालिटिकल सीआरएम पढ़ने वाले हैं। जब हम एनालिटिकल सीआरएम की बात करते हैं तो यहाँ पे आपका डेटा की बात करनी होती है, ठीक है। डेटा का जो कलेक्शन होता है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ये सब रहता है इसमें। तो सबसे पहली बात किसकी करनी है, डेटा की करनी है। देन आपका जो कस्टमर डेटाबेस वगैरह बनता है, कस्टमर रिलेटेड डेटाबेस होता है, रिलेशनल डेटाबेस होता है, तो ये सब बातें इसमें हमें पढ़नी होती हैं। नाउ ये डेटाबेस हो गया, इसके अलावा आपका यहाँ पे हमें डेटा वेयर हाउसिंग करनी होती है, तो डेटा वेयर हाउसिंग भी हमें यहाँ पे थोड़ी सी देखनी होगी। देन इसके अलावा आपका इसमें क्या होता है, डेटा माइनिंग होता है, ठीक है। एंड जो डेटा माइनिंग है, वो डेटा माइनिंग इज द शॉर्टेस्ट फॉर्म ऑफ डेटा वेयर हाउसिंग, ठीक है। ये कुछ नहीं है, छोटा सा ही फॉर्म होता है आपका डेटा वेयर हाउसिंग का। अब इस डेटा वेयर हाउसिंग का छोटा पार्ट है डेटा माइनिंग, और इस डेटा माइनिंग में भी दो टाइप्स होते हैं। इन दो टाइप में से एक टाइप के अंदर आता है आपका फैक्टर एनालिसिस। क्या आता है भैया, आपका फैक्टर एनालिसिस और फिर आपका क्लस्टर एनालिसिस। और आपका जो 2018 का एग्जाम हुआ ना, उसने यहाँ से क्वेश्चन पूछा, फैक्टर एनालिसिस से क्वेश्चन पूछा, क्लस्टर एनालिसिस से क्वेश्चन पूछा। तो अब समझ रहे हो, क्वेश्चन वो आपसे डीप जाके पूछ रहा है। जो सीआरएम के बेस हैं या फिर आर्किटेक्चर है, जो चीजें हैं, जो टेक्निकल स्टफ है, वहां से क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं। इसलिए मैं आपको ये सब कवर करवा रहा हूँ कि हमें सीआरएम का पूरा सिलेबस कवर करना है। नहीं तो हमें ये सर्विस ऑटोमेशन इतना समझने की क्या जरूरत थी, मार्केटिंग ऑटोमेशन क्यों हमने समझा, इतना एसएफए क्यों समझा। सो दैट हमें जहां से भी क्वेश्चंस बन रहे हैं ना, पिछली बार आपका एनालिटिकल के अंदर से जाके पूछा उसने, डीप में जाके, ठीक है। और फिर अब आपका हो सकता है वो ऑपरेशनल के डीप से पूछ ले या फिर स्ट्रेटेजिक के आपके डीप से पूछ ले क्वेश्चन, है ना। तो जितनी भी चीजें बताई है ना, वो बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से इसने सीधे के सीधे एनालिटिकल से उठा के इसने दो क्वेश्चन पूछे हुए थे लास्ट ईयर 2018 के पेपर में। बोलो हाँ, ठीक है। तो ये चीजें हैं। तो अभी हमें स्टार्ट करना है यहाँ पे एनालिटिकल सीआरएम, शुरू करते हैं आज की क्लास को। और आज आपकी क्लास नंबर 30 है। इसके पहले अगर आपने 1 to 29 क्लासेस नहीं की हैं तो ये जाकर के आप फटाफट से करके आओ और उनको रिवाइज करके आओ, क्योंकि अब हम यहाँ पे बिल्कुल टेक्निकल टर्म्स की बातें करेंगे। जो भी मुझे अंडरस्टैंडिंग वगैरह देनी थी वो मैंने बहुत ही जीरो से करके दे रखी है, ठीक है। तो इसमें आपको कोई डाउट होना नहीं चाहिए। ऑलराइट, शुरू करते हैं फिर आज का सेशन। देखो यहाँ पर, अब देखो आपको ये पता चल पा रहा होगा कि इस ऑपरेटिव सीआरएम में क्या क्या होता है। नाउ मैंने आपसे कहा कि हमें एनालिटिकल सीआरएम में किसकी बात करनी होती है, डेटा की, यानी कि जो कस्टमर का डेटाबेस वगैरह है वो हमने इसमें बनाया हुआ है, फिर हम यहाँ पे इसका एनालिसिस करते हैं और वो जो डेटा निकल के आता है वही तो आप यहाँ पे डालोगे मार्केटिंग ऑटोमेशन के लिए, सेल्स ऑटोमेशन के लिए, सर्विस ऑटोमेशन के लिए। उसके लिए हमें डेटा की जरूरत पड़ेगी ना, इसलिए तो हमने पहले ऑपरेटिव सीआरएम पढ़ा, ठीक है। तो आपको अब पता चला होगा यहाँ पे तीनों ही सेक्शन में हमें किसकी जरूरत है, डेटा की जरूरत है। अब वो डेटा कहाँ से आएगा, वो हमारा एनालिटिकल सीआरएम से होते हुए आता है। इसलिए ये जो आपकी तीन यहाँ पे है ना, ये एनालिटिकल, ऑपरेटिव और कोलैबोरेटिव, इनको क्या बोला जाता है, आर्किटेक्चर ऑफ सीआरएम बोला जाता है, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको हम, आर्किटेक्चर ऑफ सीआरएम बोलते हैं। अरे बोलो क्लैरिफाइड इतनी सी बात। देन देखो यहाँ पर आप अगर आगे आके देखोगे तो बेसिकली ये जो आपका डेटा है, ऐसा नहीं है कि आपका डेटा एनालिटिकल वाला ही हम कोलैबोरेटिव के लिए यूज कर रहे हैं, जबकि ऐसा ये ना टू वे प्रोसेस है। याद रखना, यहाँ पर जो ऑपरेशनल सीआरएम से हमें डेटा मिल रहा है, यानी कि आप कस्टमर सर्विस दे रहे हो, कस्टमर सर्विस देने के बाद भी तो हमें डेटा मिलता है कि भाई कस्टमर की क्या क्या क्वेरी आ रही है, यहाँ से हमें CKV भी मिलता है, ठीक है। याद आ रहा है ये सब टर्म्स, इसलिए मैंने आपको पहले से करा रखे हैं। तो CKV हमें मिल रहा है, या फिर कस्टमर को मार्केटिंग करते टाइम हमें पता चल रहा है उसकी डेमोग्राफिक पोजीशन के बारे में पता चल रहा है। डेमोग्राफिक का मतलब होता है कि कौन सा पर्सन कहाँ रह रहा है, एक लोकेशन के बारे में, ठीक है, कि उस लोकेशन के कस्टमर्स की क्या यहाँ पे मानना है, क्या चीजें। जैसे कि अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया के कस्टमर जो है अलग सोचते हैं, आपके ऑस्ट्रेलिया के कस्टमर अलग सोचते हैं, अमेरिका की कस्टमर अलग सोचते हैं, ठीक है। तो हर जगह की लोकेशन के हिसाब से जो कस्टमर की नीड होती है वो अलग अलग होती है ना। जो जैसे इंडिया में हर हर टाइप का मौसम होता है तो उनकी नीड्स अलग होंगी। जो आपका यूएसए है, यूएसए का मौसम अलग है, ऑस्ट्रेलिया का मौसम अलग है, ठीक है। तो ये चीजें भी काफी ज्यादा जो
प्रोडक्ट आप बेचने जा रहे हो उसको यहाँ पे अफेक्ट करती हैं, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों को बोला जाता है डेमोग्राफिक कंडीशंस। देन आप सेल्स वगैरह करते हो तो यहाँ से भी जो डेटा निकल के आता है ना, जो इन्फॉर्मेशन निकल के आती है, वो अगेन हमें भेज दी जाती है एनालिटिकल सीआरएम के पास कि भाई हम उसका क्या कर पाए, एनालिसिस कर पाए उस डेटा का, ठीक है। तो एक बार इसको यहाँ पे ध्यान से समझना, यहाँ पर आपका क्या लिखा हुआ है, क्यों इंपॉर्टेंट है आपका ये वाला जो आपको चार्ट दिख रहा है। तो जो फ्रंट ऑफिस होता है ना, याद रखना कि जो फ्रंट ऑफिस सीआरएम है वो किसको बोला जाता है, ऑपरेशनल सीआरएम को बोला जाता है। और आपका बैक ऑफिस सीआरएम, ठीक है, ये क्या है आपका बैक ऑफिस सीआरएम, ये किसे बोला जाता है, एनालिटिकल सीआरएम को। क्योंकि जितना भी डेटा प्रोसेसिंग हो रही है, डेटा की माइनिंग हो रही है, डेटा वेयर हाउसिंग की जा रही है, वो सारा का सारा आपका कहां पर हो रहा है, एनालिटिकल में हो रहा है। और फिर आप जो सेल्स पर्सन है या फिर सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है, मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव्स हैं या फिर आपके कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनके पास में डेटा यहां से निकल के जा रहा है। यानी कि आपका कंपनी का वो चेहरा जो कस्टमर से डील कर रहा है वो कहां पर बैठा हुआ है, ऑपरेशनल सीआरएम में बैठा हुआ है। जबकि एनालिटिकल सीआरएम में वो बंदा बैठा है या फिर वो सॉफ्टवेयर आपका बैठा हुआ है जो कि बैक ऑफिस काम कर रहा है आपके डेटा को एनालिसिस करने का। अरे बोलो हाँ, बात यहां पर भी क्लैरिफाइड हुई क्या? तो आप समझ गए होंगे इसको हम क्यों फ्रंट ऑफिस बोलते हैं, इसको हम क्यों यहां पर बैक ऑफिस सीआरएम बोल रहे होते हैं। अरे क्लैरिफाइड है क्या? देखो अब यहां पर इस कस्टमर डेटा को देखो, कस्टमर डेटा आपका क्या कर रहा है, कस्टमर डेटा यहाँ पे एनालिटिकल सीआरएम ने यूज किया, इसकी डेटा माइनिंग कर दी, इसका एनालिसिस किया और फिर इसके बेसिस पे हमने नई बिजनेस की स्ट्रेटजी बनाई कि भाई कस्टमर का ये डेटा है। अच्छा याद रखना, एनालिटिकल सीआरएम क्यों इंपॉर्टेंट है, हम डेटा माइनिंग और एनालिसिस करके क्या करते हैं, अलग अलग ग्रुप्स में जो हमारे कस्टमर है उनको डिवाइड कर देते हैं कि भाई ये ग्रुप का कस्टमर है, ये इस टाइप का कस्टमर का बेस है, इनको ये चीजें चाहिए, तो उनके लिए हम अलग स्ट्रेटजी बनाएंगे, यानी कि अलग टाइप की मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाएंगे। दूसरे के लिए अलग बनाएंगे, जो कस्टमर हायर सेगमेंट के उनके लिए हमें अलग ऑफर्स वगैरह निकालने पड़ेंगे, है ना। जो वेल्स हैं उनको अलग तरीके से डील करना है, जो आपके इनोवेटर्स हैं उनको अलग तरीके से डील करना है, जो एसएससी हैं उनको अलग तरीके से डील करना है। अब एनालिटिकल सीआरएम में याद रखना, अब आपको मैंने जितना ज्ञान दिया है ना सब का यूज करना है, इसलिए मैं आपसे बोलता था कि एक एक वर्ड ध्यान रखो। मैंने क्या बताया, कस्टमर आपके क्या तरीके के हो सकते हैं, एक तो वो होगा कि जो हमारा कस्टमर अभी बना ही नहीं है, यानी कि वो हमारा क्या है, प्रोस्पेक्ट है। एक आपका यहां पर क्या हो सकता है, पोटेंशियल कस्टमर हो सकता है। एक आपका यहां पर क्या होगा, कस्टमर होगा। तो कस्टमर होगा, उसके बेसिस पर तो हम क्या करेंगे, आरएफएम के बेसिस पे निकाल लेंगे कौन सा वेल है, कौन सा हमारा किस टाइप का है, कौन सा लैप्स्ड हो गया तो उसको हमें लॉयल्टी पॉइंट्स देने हैं या नहीं देने, वो चीजें, ठीक है। देन आपका पोटेंशियल कस्टमर को हमें कैसे लेकर के आना है, जो प्रोस्पेक्ट है उनके लिए आपकी स्ट्रेटजी क्या रहेगी। तो ये सभी का सभी डेटा ना एनालिटिकल सीआरएम ही प्रोसेस करता है। अब सोचो जो हमारा कस्टमर ऑलरेडी है तो उसका हमें अलग डेटाबेस रखना पड़ेगा, जो हमारा प्रोस्पेक्ट है यानी कि जिन्हें हम टारगेट कर रहे हैं कि ये हमारे कस्टमर बन जाएं, तो उनके लिए हमें अलग मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनानी होगी ना। तो यही सब जब डेटा आपका यहां पर एनालाइज किया जाता है, यानी कि इसका क्या किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है, तब हम बनाते हैं क्या, एक नई टाइप की बिजनेस स्ट्रेटजी। इसको हम अलग अलग सेगमेंट में डेटा को बांट देते हैं। अभी मेरे शब्दों पे ध्यान देना, ठीक है। किसी ने भी यहाँ पे ये बातें करी ना सर नोट्स यहाँ पे हम कैसे बनाए, पहले सुनो समझो फिर आगे बनवाऊंगा नोट्स, ठीक है, नहीं तो उल्टा लटका दूंगा। समझ रहे हो चीजों को, बिल्कुल एक एक शब्द को ध्यान से समझना, क्योंकि आपका जो आप लैंग्वेज वाले क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना वहां पर यही ज्ञान काम आएगा, ठीक है। चलो अब यहां पर हमने क्या कर लिया, आपका कस्टमर डेटा को एनालाइज कर लिया, उसकी डेटा माइनिंग कर ली, न्यू बिजनेस स्ट्रेटजी बनाई। अब देखो आगे क्या प्रोग्राम है, उस न्यू बिजनेस स्ट्रेटजी के हिसाब से आपका जो एग्जीक्यूशन है बिजनेस प्लान का, वो या तो सेल्स के बेसिस पे होगा, मार्केटिंग के बेस पे होगा, या फिर कस्टमर सर्विस, क्योंकि आपका जो कस्टमर ऑलरेडी है उसको आप क्या करोगे, कस्टमर सर्विस टीम आपकी उसकी डील करेगी। और अगर आपका कोई नया कस्टमर है, प्रोस्पेक्ट वगैरह, उसको मार्केटिंग टीम डील करेगी। या फिर आपका कोई ऐसा सपोज करो कि हमारा वेल बढ़िया पड़ा हुआ है मजे में, उसको भी मार्केटिंग टीम डील कर रही होगी, या फिर सेल्स टीम, यानी कि अलग अलग टाइप के ग्रुप से अलग अलग टीम डील करेगी और अपना जो हमने बिजनेस स्ट्रेटजी बनाई है या प्लान बनाया है उससे डील करेगी, ठीक है। नाउ अब समझना, यहां पर आप एक एरो देख रहे होगे कि यहां पे एक एरो ये फिर से जा रहा है कस्टमर डेटा के ऊपर। मैंने क्या बोला, अब यहां से भी तो आपको कुछ ना कुछ डेटा मिलेगा, वो डेटा अगेन यहां पर जाएगा और इस डेटा को अगेन फिर क्या किया जाएगा, एनालाइज किया जाएगा और फिर से यहां पे ये स्ट्रेटजी बनाई जाएगी। तो ये जो है ना पूरी प्रोसेस ऐसे चलती रहती है, पूरी ये क्या चल रही है, साइकिल चल रही है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि ऑपरेशनल सीआरएम जो है वो एनालिटिकल सीआरएम पे डिपेंड है क्या अकेला, ठीक है, ऐसा बोल रहा हूं कि ओनली ऑपरेशनल सीआरएम डिपेंड्स ऑन एनालिटिकल सीआरएम, तो भाई ऐसा नहीं है। एनालिटिकल सीआरएम भी ऑपरेशनल सीआरएम पे डिपेंडेंट होता है और आपका जो ऑपरेशनल है वो भी एनालिटिकल पे डिपेंड होता है, ठीक है। तो टू वे प्रोसेस हो गई, कैसे होती है समझ में आया क्या? अरे बोलो हाँ, अगर नहीं आया है तो एक बार फिर से सुन लेना, या फिर अगर वॉल्यूम में थोड़ा कुछ लग रहा हो तो एक बार ईयरफोन यूज कर लेना, ठीक है।
बट जो भी आपको प्रोग्राम यहाँ पे समझाया है वही बेसिस बनने वाला है आगे की सारी चीजों का। समझ गए? अरे बोलो हाँ, क्लियर हो गया। चलो अब यहाँ पर हम बात करेंगे, थोड़ी थोड़ी बात करना शुरू करते हैं एनालिटिकल सीआरएम के ऊपर अब, ठीक है, कि भाई ये क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होनी चाहिए एक पर्टिकुलर। नाउ अब हम देखते हैं एनालिटिकल सीआरएम। इसकी पूरी की पूरी आप प्रोसेस तो समझ गए होंगे कि भाई एनालिटिकल सीआरएम क्या, ऑपरेशनल सीआरएम कैसे, ये आपस में इंटरडिपेंडेंट है। तो यही जो आपको ज्ञान है ना, यहाँ पर ये जो आप पूरा ये चार्ट देख रहे हो ना, कि ये ऐसा एरो आ रहा है, ये ऐसा आ रहा है, अब ये पूरा ऐसे आपका किस तरीके से जुड़ा होता है, ये दोनों किस तरीके से इंटीग्रेटेड होते हैं, ये समझ में आया होगा। क्योंकि जो कोलैबोरेटिव है ना, वो कुछ नहीं है, वो इन दोनों का ही एक तरीके से कोलैब है कस्टमर के साथ में। तो कोलैबोरेटिव समझाते टाइम ना यही ज्ञान आपको जो मैंने इंफॉर्मेशन दी है ये बहुत काम आने वाली है, ठीक है। चलिए खैर, एनालिटिकल सीआरएम की हम एक बार जरा डेफिनेशन देखते हैं, फिर इसकी फंक्शंस की बात करेंगे और क्या डेटा वेयर हाउसिंग होती है, क्या डेटा माइनिंग होती है, कैसे कैसे आपका फैक्टर एनालिसिस कराया जाता है। अच्छा क्वेश्चन इसका मैं आपको दिखाऊं क्या एक बार? चलो दिखाता हूं। देखो यहाँ पे आपका क्या क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन रिलेटेड है आपका डेंडोग्राम टूल से, और बेसिकली ज़्यादा कुछ खास क्वेश्चन भी नहीं है ये, ठीक है। डेंडोग्राम टूल किस सीआरएम के कंजंक्शन में यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, आपका क्लस्टर एनालिसिस हो जाएगा। इस पे हम अभी आगे चल के बात करेंगे, लेकिन देखो यहाँ पे इन्होंने डिस्क्रिमेंट एनालिसिस, क्लस्टर एनालिसिस और फिर आपका आगे चल के फैक्टर एनालिसिस की भी बात करी है, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें अच्छे से समझनी पड़ेंगी, क्लियर है। तो ये बात हो गई खैर। तो क्या लिखोगे भाई यहाँ पे, एनालिटिकल सीआरएम इज, ठीक है, एनालिटिकल सीआरएम आगे लिख लेना, इज बेस्ड ऑन। तो ये किस पर बेस्ड है आपका एनालिटिकल सीआरएम? कैप्चरिंग। किस पर बेस है भाई? कैप्चरिंग। क्लियर है, यानी कि कैप्चर का मतलब होता है इकट्ठा करना। इसके बाद इंटरप्रेटिंग, यानी कि आप उसे क्या करोगे, इंटरप्रेट करोगे। कैप्चरिंग, इंटरप्रेटिंग। देन आपका सेग्रीगेटिंग। सेग्रीगेटिंग का मतलब क्या होता है, आप उसे इंटरप्रेट करके, इंटरप्रेट का मतलब क्या हुआ, आपने कैप्चर कर लिया डेटा, फिर इंटरप्रेट करना कि भाई कौन सा किस टाइप का डेटा है, किस कस्टमर का है, किस चीज़ का है। यानी कि मेरी जो कंपनी है वो एसी भी बनाती है, फ्रिज भी बनाती है, और कई सारी चीज़ें बनाती है। तो उसमें फ्रिज वाले कौन से कस्टमर हैं, एसी वाले कौन से हैं, फिर उसमें भी कई सारे। तो इंटरप्रेट करना क्या कस्टमर के डेमोग्राफिक्स, यानी कौन सी लोकेशन से कस्टमर हमारा बिलोंग करता है, ठीक है। फिर उसका क्या करना, सेग्रीगेटिंग करना। ये क्या हो गया भाई, सेग्रीगेटिंग करना उसकी। सेग्रीगेटिंग का मतलब होता है हमने उसे अलग अलग सेग्रीगेशन कर दिया, उसका अलग अलग पार्ट्स में उसको हमने डिवाइड कर दिया। इसके बाद में क्या करना, उस सेग्रीगेट करने के बाद में उसको स्टोर करना, तो स्टोरिंग। इसके बाद में आता है आपका मॉडिफाइंग, यानी कि आपका जो भी डेटा है उसको मॉडिफाई करना। मॉडिफाइंग में आपका आ जाता है पॉपुलेटिंग वाला पार्ट, ठीक है। पॉपुलेशन, डेटा पॉपुलेटिंग बोलते हैं इसको बेसिकली। अभी मैं समझाऊंगा आपको डेटा पॉपुलेटिंग क्या होता है, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, इसको अभी हम देखेंगे, कोई बात नहीं। तो मॉडिफाइंग करना, देन उसकी प्रोसेसिंग करना, ठीक है। डेटा को आप क्या करेंगे, उस डेटा की प्रोसेसिंग करोगे। इसके बाद में एंड रिपोर्टिंग, ठीक है, क्या करोगे, उसको रिपोर्ट करोगे, आपका जो भी सेंट्रल सिस्टम बना हुआ है सीआरएम का, ठीक है। तो ये चीज हुई एंड रिपोर्टिंग कस्टमर रिलेटेड डेटा, रिपोर्टिंग कस्टमर रिलेटेड डेटा। तो ये तो हो गई आपकी एक प्रॉपर डेफिनेशन, रिपोर्टिंग कस्टमर रिलेटेड डेटा। क्लियर है? तो इन वर्ड्स को यहाँ पर ध्यान रखना, क्रोनोलॉजी भी इनकी याद रखना। पहले कैप्चरिंग करते हैं, फिर उसकी इंटरप्रेटिंग करते हैं, देन सेग्रीगेशन होता है, देन स्टोरिंग होती है, देन हम उसको मॉडिफाई करते हैं, प्रोसेस करते हैं और रिपोर्ट करते हैं, ठीक है। ये पॉइंट्स इसलिए ही लिखवाए हैं मैंने अलग से कि इसको याद रखो, बाकी तो अंडरस्टैंडिंग मैंने ऑलरेडी दे दी। क्लियर हुआ? अब देखो डेटा आपका किन किन तरीकों का होगा। मेनली हम डेटा को ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं तीन पार्ट्स में। जैसे एक डेटा तो हो गया आपका कौन सा, सेल्स डेटा, ठीक है। कौन सा हो गया, सेल्स डेटा हो गया। देन दूसरा आपका यहाँ पर हो जाता है फाइनेंस डेटा, ठीक है। कौन सा हो जाता है, फाइनेंस डेटा हो जाता है। देन आपका थर्ड नंबर पे क्या बन जाएगा भाई, मार्केटिंग डेटा। क्लियर हुआ? जैसे अब मैंने, अब समझना इस चीज को, ये आई कहां से, ये फाइनेंस डेटा, सेल्स डेटा। अब मैंने आपको क्या बताया था, डेटा को हमने जब पूरा प्रोसेस कर लिया, सब कुछ कर लिया, वो जाना किसके पास में अल्टीमेटली, वो जाएगा तो ऑपरेशनल सीआरएम के पास ना। और ऑपरेशनल सीआरएम किन तीन बेसिस पे काम करता है, कस्टमर सर्विस पे, मार्केटिंग टीम की तरफ से और सेल्स टीम की तरफ से, ठीक है। तो इन तीन बेसिस पे काम करता है। तो वो जो डेटा हमने अरेंज किया हुआ है ना, वो तीन सेगमेंट में यूज होना है। इसलिए तो याद रखना कितने सेगमेंट में यूज किया जाता है वो डेटा जो हमने एनालाइज किया हुआ है, सेल्स डेटा के फॉर्म में, फाइनेंस डेटा के फॉर्म में और आपका मार्केटिंग डेटा के फॉर्म में। क्लियर है? मार्केटिंग डेटा में आपकी लॉयल्टी स्कीम्स आ जाती हैं, या फिर आपका जो कैंपेन फिगर वगैरह हुआ, ठीक है। अब मैंने आपको याद हो तो बताया था कैंपेनिंग वगैरह होती है, फिर कैंपेनिंग को आपको कैंपेन मैनेजमेंट में समझाया था ना, जब मैंने आपको मार्केटिंग ऑटोमेशन समझाया था। क्लियर है? तो सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। सेल्स डेटा में क्या आ जाएगा आपका, प्रोडक्ट क्या है, परचेज क्या है, ठीक है।
प्रोडक्ट वगैरह क्या रहा है, परचेजिंग हिस्ट्री क्या रही है कस्टमर वगैरह की, तो ये सब होता है। क्लियर हुआ? थोड़ी थोड़ी चीजें आप समझ में आ रही होंगी। अब एक चीज यहाँ पर आप याद रखना कि एनालिटिकल सीआरएम के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपनी है जो काम करती है सिर्फ एनालिटिकल सीआरएम पे। इस कंपनी का नाम है बेस सीआरएम। ठीक है, समझाया हुआ था ना मैंने आपको बेस सीआरएम के बारे में। तो यही काफी इंपॉर्टेंट कंपनी है जो एनालिटिकल सीआरएम पे डील करती है। कभी कभार अगर पूछ ले, क्योंकि कंपनीज के क्वेश्चन भी काफी पूछ रहा है आपका जो पर्टिकुलर एग्जामिनेशन है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया, चलो सर ठीक है, सारी बातें समझ में आती हैं। इसका इंपैक्ट क्या हुआ अब एनालिटिकल सीआरएम का? तो इसका इंपैक्ट क्या होता है, आप कस्टमर एक्विजिशन कर पाते हो। आपको जब कस्टमर का डेटा पता है कि उसे ये सपोज करो आपको पता चल गया कस्टमर मेरा लैपटॉप लेने वाला है, तो आप क्या करोगे, उसको लैपटॉप के साथ उसको आप उसकी सर्विसिंग 2 ईयर्स की एक्स्ट्रा चिपका दो, या फिर आप उसको कुछ भी और एक्स्ट्रा दे दो यहाँ पे। इसके अलावा अपसेलिंग करा दो। अगर वो फोन लेने आया है तो आप उसको अपर वेरिएंट का फोन दे दो। ठीक है, रिटेन करो करंट कस्टमर्स को। उनको रिटेन करने के लिए आपको लॉयल्टी स्कीम लानी है, जो भी लानी है लाओ। कस्टमर के बारे में इंफॉर्मेशन तो खैर मिलती है जिसका हम इफेक्टिवली यूज कर पाएंगे। ठीक है, तो ये इंपैक्ट होता है, ज्यादा कुछ खास है नहीं। नाउ अब मैं आपको एक चीज से इंट्रोड्यूस कराता हूं, एक होता है सीडीपी। ठीक है, ये भी आपका पूछा जा सकता है। अब समझना ये सीडीपी है क्या। तो इसे बोला जाता है कस्टमर डेटा प्लेटफॉर्म। ठीक है, क्या होता है इसका फुल फॉर्म? कस्टमर डेटा प्लेटफॉर्म। कस्टमर डेटा प्लेटफॉर्म जो है ये इसका फुल फॉर्म होता है। अब समझना थोड़ा ध्यान से, कस्टमर डेटा प्लेटफॉर्म हमारे लिए क्यों यूजफुल है। अब ये क्या है, एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो क्या लिखोगे भाई, इट इज अ सॉफ्टवेयर। ये क्वेश्चन सीधा सीधा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, कि सीडीपी क्या होता है, या फिर आपको ऐसा लैंग्वेज लिख के दे देगा, विच इज द फॉलोइंग इज अ सॉफ्टवेयर दैट कंबाइंस डेटा। क्या लिखोगे भाई, ये क्या करता है, ये आपका कंबाइन करता है डेटा को। क्लियर है? फ्रॉम मल्टीपल टूल्स, यानी कि जो अलग अलग टूल्स हैं उनसे ये क्या करेगा, पूरा का पूरा डेटा कलेक्ट कर लेगा फ्रॉम मल्टीपल टूल्स टू क्रिएट अ डेटाबेस ऑफ योर कस्टमर्स। ठीक है, क्या करेगा ये, टू क्रिएट अ डेटाबेस ऑफ योर कस्टमर। तो कस्टमर का डेटाबेस बनाने के लिए जो आपका सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है उसे बोलते हैं कस्टमर डेटा प्लेटफॉर्म, यानी कि सीडीपी। ठीक है, डेटाबेस और आगे लिख लो ऑफ योर कस्टमर, ऑफ योर कस्टमर। क्लियर है? अब यही जो डेटाबेस होता है ना आगे, अच्छा राइटिंग सबको समझ में आ रही है ना? मैं आपको बोलता भी जा रहा हूँ कंटिन्यूसली कि क्या लिख रहा हूँ। ठीक है, तो ये मत बोलना बाद में, राइटिंग मेरी बहुत अच्छी है वैसे। देखो डेटाबेस क्या होता है, अब डेटाबेस आपने बना लिया, इसका आपका जो सॉफ्टवेयर उसने डेटाबेस वगैरह बना दिया। अब फर्दर चल के क्या होगा आपका, आप जितने तरीके से इसका सेगमेंटेशन करना चाहते हो करो। ठीक है, आपका बहुत तरीके से किया जाता है सेगमेंटेशन, इसका कोई लिमिट ही नहीं है। आप डेमोग्राफिक्स के बेसिस पे करो, आप इंडिविजुअल कस्टमर को उठा के आप अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी बना लो, कोई आपने ग्रुप ऑफ कस्टमर अलग अलग उठा लिए। और हाँ, ये भी होता है कि आपका एक जो पर्टिकुलर कस्टमर है वो 2 लिस्ट में भी हो सकता है। ठीक है, तो यहां पर ये भी ध्यान रखना, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपका अगर हमने सेगमेंटेशन किया तो एक कस्टमर एक ही जगह आएगा, वो 2 जगह भी आ सकता है। हमारे लिए 2 तरीकों से भी इंपॉर्टेंट हो सकता है सेगमेंटेशन के टर्म में। ठीक है, याद रखोगे। चलो अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपसे बात करता हूं डेटा की। जब हम यहां पर बात कर रहे होते हैं ना डेटा की, तो सीआरएम में यहां पर एक टर्म दिया गया, बड़ा ही एक निमोनिक बोल दो इसे। ठीक है, क्या बोलते हैं भाई इसको, निमोनिक एक आपका यूज किया जाता है डेटा के लिए, स्टार्ट। ठीक है, क्या बोलते हैं, स्टार्ट्स। कि आपका डेटा कैसा होना चाहिए सीआरएम में, आपका सीआरएम में डेटा होना चाहिए स्टार्ट्स का। अब ये स्टार्ट्स का मतलब क्या है, तो इसका मतलब होता है कि आप जो भी डेटा कलेक्ट कर रहे हो ना, सीआरएम में क्या बोला गया, अगर आपको एक गुड क्वालिटी डेटा चाहिए है तो उसके लिए इन्होंने यहाँ पे आपके 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे इन्होंने 6 मेजरमेंट लगा दी कि आपका डेटा इस तरीके का होना चाहिए। अब देखो क्या क्या तरीके हैं। सबसे पहला एस, एस का मतलब क्या होता है भाई, शेयरेबल। ठीक है, एस का मतलब क्या हो गया, शेयरेबल होना चाहिए आपका डेटा। फिर यहाँ पर ये जो टी है, टी का मतलब होता है ट्रांसपोर्टेबल। ठीक है, वो जो डेटा आपने सिलेक्ट किया हुआ है या फिर आपने निकाला है वो कैसा होना चाहिए, ट्रांसपोर्टेबल होना चाहिए। यानी कि एक लोकेशन से या फिर एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पे आप उसे ट्रांसफर तो कर पाओ, है ना, ट्रांसपोर्ट तो कर पाओ। समझाता हूं अभी एक एक का टर्म, पहले एक बार इसका क्या फुल फॉर्म है बताता हूं। एक्सेसिबल होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए भाई, एक्सेसिबल होना चाहिए। देन आपका आता है आर, इस आर का मतलब क्या होता है, रेलेवेंट। ठीक है, यानी कि जो डेटा आपने इकट्ठा किया है वो रेलेवेंट भी तो हो, पता चले आपने दुनिया जहान का डेटा इकट्ठा कर लिया। जैसे बच्चे कई बार गलतियां करते हैं, पेपर में पढ़ने के लिए दुनिया जहान की बुक्स लेके आएंगे लेकिन पढ़ेंगे कुछ नहीं। यानी कि रेलेवेंट चीज लेके आओ और उसे पढ़ना स्टार्ट करो। राइट, फिर आपका टी से क्या होता है, टाइमली।
क्या होता है भाई, टाइमली। देन एस से क्या होता है आपका, एस का मतलब होता है सिक्योर, ठीक है, क्या होता है सिक्योर। तो भाई सीआरएम ने क्या कहा कि आप जो भी डेटा इकट्ठा कर रहे हो ना, सबसे पहले ये देख लो कि ये आपका स्टार्ट्स होना चाहिए। कैसा डेटा होना चाहिए, स्टार्ट्स होना चाहिए। अब ये फुल फॉर्म आपसे सीधा सीधा पूछा जा सकता है, ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे इसकी बात कर रहे हैं। अब देखो क्या क्या मीनिंग है इसके। तो अगर आप यहाँ पे सबसे पहले देखोगे शेयरेबल, इस शेयरेबल का मतलब क्या है। सपोज करो ये जो डेटा है ना, अब ये डेटा आपकी आपकी कोई कंपनी है, मैंने सपोज करो कोई कंपनी खोली बढ़िया सी, और उस कंपनी के लिए मुझे डेटा चाहिए। तो वो डेटा मैं किसी कंपनी से लूंगा, जैसे मैंने आपको एक कंपनी के ऊपर नाम बताया, बेस सीआरएम। ये कंपनी सीआरएम में डील करती है एनालिटिकल में, यानी कि ये डेटा प्रोवाइड करती है कस्टमर का अलग अलग कंपनीज को। तो अब बात समझना जरा, मैंने कंपनी खोली यहाँ पे बेस सीआरएम से, मैंने कहा यार डेटा दे दो, उसने डेटा जो है वो स्टार्ट्स के बेसिस पे देगी। यानी कि वो जो डेटा दे रही है ना, मैं उससे बोलूंगा यार ये जो डेटा आप दे रहे हो ना वो शेयरेबल होना चाहिए। यानी कि मेरी कंपनी में तो कई सारे कस्टमर एग्जीक्यूटिव होंगे, या फिर जो मेरी सेल्स टीम उसमें कई सारे लोग होंगे, उनमें शेयरेबल होना चाहिए डेटा, ठीक है। अब समझते जाना ध्यान से, अपने वर्ड्स में इसको नोट डाउन करना। देन आपका कैसा होना चाहिए, ट्रांसपोर्टेबल होना चाहिए। यानी कि आप जहां से डेटा भेज रहे हो, यानी कि एक सेंट्रल सॉफ्टवेयर होता है एक्चुअली सीआरएम में, तो वो सेंट्रल सॉफ्टवेयर या फिर सेंट्रल सीआरएम का जो आपका बेस पॉइंट है, वहां से वो मेरी जितनी भी डिवाइसेस हैं या फिर मेरे जितने भी एग्जीक्यूटिव यहाँ पे काम कर रहे हैं, उन तक वो डेटा ट्रांसपोर्टेबल होना चाहिए। ऐसा ना हो कि भैया बीच में दिक्कत दे जाए। अब मैंने आपको बताया है कि अपनी जो कंपनी है उसकी कंपनी खोल रहा हूं, तो उसकी जगह जगह ब्रांचेस खोलेंगी, तो मुझे हर जगह अपना डेटा ट्रांसपोर्टेबल चाहिए। देन एक्सेसिबल, ठीक है, एक्सेसिबल का मतलब क्या होता है। अरे ये एक्सेसिबल, वेट अ सेकंड, देखो यहाँ पे एक्सेसिबल नहीं आता, यहाँ पे आता है आपका एक्यूरेसी, ठीक है। क्या आता है, एक्यूरेसी आता है, क्योंकि एक्सेसिबल वाली बात तो शेयरेबल जैसी हो गई। देखो एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है, एक्यूरेसी का मतलब होता है कि आप जो भी डेटा प्रोवाइड कर रहे हो ना, वो करेक्ट होना चाहिए। जैसे मेरी कंपनी मैंने खोली हुई है यहाँ पे, आज किसकी कंपनी खोलोगे बताओ। आज एक काम करते हैं, न्यूज़पेपर की एजेंसी खोलते हैं, ठीक है। तो मैंने न्यूज़पेपर की एजेंसी खोल रहा हूं मैं, उसमें डेटा मुझे एक्यूरेट चाहिए भाई, पता तो होना चाहिए ना कि यहाँ के कस्टमर जो हैं वो थोड़े से ओल्ड एज के हैं, क्योंकि न्यूज़पेपर जो है ओल्ड एज के लोग ज़्यादा पढ़ते हैं। या फिर कॉम्पिटिटिव जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं एग्जाम्स वगैरह की, तो वहाँ पर मैं अपना वैसा न्यूज़पेपर निकालूंगा। जैसे युवा और जोश आता है ना, जागरण जोश वगैरह, तो वो स्टूडेंट्स वगैरह पढ़ते हैं, राइट। तो वैसा न्यूज़पेपर निकालूंगा। या फिर जॉब वाला मुझे निकालना है, तो वो बच्चों के बीच में बांटूंगा। तो मुझे वैसा एक्यूरेट डेटा चाहिए डेमोग्राफिक्स का, कि यहाँ पे जो है बच्चे रहते हैं, यानी कि बच्चे कहाँ कहाँ रहते हैं, आपका इलाहाबाद हो गया, आपका प्रयागराज हो गया बेसिकली, और दिल्ली हो गई। तो वहाँ पे जहाँ जहाँ बच्चे रहते हैं, लक्ष्मी नगर हो गया, मुखर्जी नगर हो गया, ओल्ड राजीव नगर हो गया, ठीक है, तो राजेंद्र नगर हो गया बेसिकली। तो इन जगह पे मुझे अपना स्टूडेंट को टारगेटेड भेजना है। या फिर जहाँ पर ऐसी सोसाइटीज़ हैं जहाँ पे ओल्ड लोग रह रहे हैं, रिटायरमेंट के बाद रह रहे हैं, उनकी आपने देखो होता क्या है ना, अब जब डेटा की बात होती है तो डेटा सारा ही यहाँ पे आपका देखा जाता है। आपका ट्रांजैक्शन हिस्ट्री भी इनके पास रहती है, ठीक है। तो वो सब आपके पास होनी चाहिए, उसके हिसाब से एक्यूरेट डेटा दो भाई, ठीक है। फिर रेलेवेंट, रेलेवेंट का मतलब होता है कि आपने जो डेटा दिया वो भाई मेरे लिए रेलेवेंट भी है क्या। आपने सपोज करो यहाँ पे मुझे कुछ बच्चों का डेटा दे दिया, लेकिन आपको उनकी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री ही नहीं पता है कि भाई उनके पास में पैसा है भी इतना कि वो ले पाएंगे। तो रेलेवेंट दो, ट्रांजैक्शनल हिस्ट्री वगैरह चेक करके रखो, उनके अकाउंट की आपको इन्फॉर्मेशन, यानी कि जो ट्रांजैक्शन उन्होंने प्रीवियस किए हुए हैं, या फिर वो न्यूज़पेपर लेना पसंद भी करते हैं क्या, या फिर ऑनलाइन वो ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, है ना। तो ये सब डेटा भी आप लेके रखो, रेलेवेंट होना चाहिए आपके पास, क्लियर है। और टाइमली होना चाहिए, यानी कि जब मुझे नीड है उस डेटा की तो उस टाइम पे मुझे वो मिलना चाहिए, और वो सिक्योर भी होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब पॉइंट्स आपके आ जाते हैं, डेटा किस तरीके का होना चाहिए। तो बिल्कुल यार ये ना बिल्कुल बेसिक पॉइंट्स हम शुरू कर रहे हैं एनालिसिस पे। पहले भैया बात इसकी होती है कि डेटा आपका हो कैसा, ठीक है। जैसे बोलते हैं ना हमारा नेता कैसा हो, तो हमारा डेटा कैसा हो, ठीक है, स्टार्स जैसा हो। क्लियर हुई बात, चलो। तो अब हम इस सीक्वेंस में आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर अपने पास बात आती है डेटा इस तरीके का होना चाहिए। अब डेटा जो है आपका बेसिकली जो रॉ फॉर्म में होता है ना, वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। एक तो आपका होता है स्ट्रक्चर्ड टाइप का डेटा, ठीक है, क्या होता है आपका स्ट्रक्चर्ड डेटा, और एक होता है आपका अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, ठीक है, क्या होता है अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। अब समझना बहुत ही बेसिक सी बात है, यहाँ से एक आधा क्वेश्चन बन जाता है, तो बस समझ लो ध्यान से। स्ट्रक्चर्ड डेटा का मतलब क्या है कि आपका जो भी डेटा है वो या तो टेक्स्ट फॉर्म में है या फिर टेबुलर फॉर्म में है, बिल्कुल वो सीक्वेंस में लगा हुआ है, ठीक है। यानी कि आपका डेटा से रिलेटेड जितनी भी फाइल्स है ना, उसमें फिक्स है कि भाई एक फाइल है, उसके अंदर दूसरी फाइल है, तो उसमें आपका नाम लिखा हुआ है, कुछ फाइल नेम है, फिर उसके अंदर आपका इस टाइप का डेटा है, फिर दूसरे टाइप का। सपोज करो मैं डेमोग्राफिक्स के बेसिस पे स्ट्रक्चर कर रहा हूँ इसको, तो भाई एक फाइल नेम होगा कि ये इंडिया के लोगों का डेटा है, यहाँ पर ये यूएसए के लोगों का डेटा है। भाई मेरी बहुत बड़ी कंपनी हो गई, अब कितने दिन से कंपनी बना रहा हूँ, अपनी एमएनसी बन चुकी है अब, ठीक है।
एमएनसी बन गई है, तो एमएनसी बन गई यानी कि मैं अलग अलग देश में काम कर रहा हूँ, तो ऑस्ट्रेलिया में क्या हो गया, देन आपका यहाँ पे और कौन कौन सी कंट्रीज है, रशिया में क्या हो गया, और इन सभी का जो डेटा है अलग अलग फाइल में बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड वे में आपका रखा हुआ है, ठीक है। जबकि अनस्ट्रक्चर्ड डेटा क्या होता है ना, यानी कि मैंने यहाँ पर जो पूरा का पूरा डेटा है बड़े ही अच्छे तरीके से, बिल्कुल बड़े सुंदर तरीके से अरेंज कर रखा है, और ये हमेशा टेक्स्ट के फॉर्म में होता है। याद रखना स्ट्रक्चर्ड डेटा आपका कैसा होता है, टेक्स्ट के फॉर्मेट पे होता है। अब जो टेबल भी आप बनाओगे इसमें भी क्या डालोगे भाई, टेक्स्ट डालोगे ना, ठीक है। तो एक चीज आपको समझ में आई भाई, स्ट्रक्चर डेटा कैसा होता है, टेक्स्ट के फॉर्मेट पे होता है। और बाकी इसके बारे में एक और पॉइंट लिखवाता हूँ, लिखो, इट इज अ प्री डिफाइंड, इट वर्क्स ऑन प्री डिफाइंड डेटा मॉडल्स, ठीक है। यानी कि जो डेटा मॉडल पहले से डिफाइंड है, यानी कि आप टेबुलर बेसिस पे डालो, ग्राफ में डालो, कहीं भी डालो यार, वो पहले से डिफाइंड आपका मॉडल होता है, ठीक है। बाकी दूसरा पॉइंट इसमें क्या बन जाता है कि ये यूजुअली टेक्स्ट होता है, ठीक है, तो ये भी लिख लो, यूजुअली टेक्स्ट ऑनली, ठीक है। फिर थर्ड बात अगर हम यहाँ पे करते हैं तो यह आ जाता है इजी टू सर्च, यानी कि सर्च करने के लिए काफी इजी होता है। तो क्या लिखोगे भाई, इजी टू सर्च होता है। नाउ अगर हम बात करते हैं अनस्ट्रक्चर्ड डेटा की, तो याद रखना इस अनस्ट्रक्चर्ड डेटा में आपकी बहुत सारी चीजें होती हैं, यानी कि इसमें टेक्स्ट भी होता है, इमेजेस भी होती हैं, ठीक है। क्या क्या होता है, टेक्स्ट होता है, इमेजेस होती हैं, इवन साउंड भी होता है आपका, ठीक है, साउंड होता है, वीडियो होती है, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें, इसमें कुछ भी उठा के जो भी कस्टमर से रिलेटेड आपको मिल रहा है ना, वो सभी का सभी आपका अनस्ट्रक्चर्ड डेटा में इंक्लूड हो जाता है। अब बात क्या है ना कि आपका जो भी हमारे सॉफ्टवेयर वगैरह बने हुए हैं वो तो एक प्री डिफाइंड मॉडल पे काम कर रहे होते हैं, जबकि ये जो है आपका कोई भी इसके लिए डिफाइंड नहीं है। तो यहाँ पर ये लिख लो, नो प्री डिफाइंड, ये जो पूरी लाइन है ना यहीं पे चिपका लेना नो के आगे, ठीक है। चलो बोलने में थोड़ी सी हो सकता है मेरा साउंड यार इधर उधर जा रहा हो, एक बार थोड़ा सा मैनेज करना साउंड के साथ, ठीक है। ईयरफोन वगैरह डालो और देखो अब होता क्या है कि अब सोचो आपका पूरा डेटा ये पड़ा हुआ है, इस पड़े हुए डेटा में से आप कैसे निकालोगे, अपना एनालिसिस कैसे करोगे भाई, इसको आप सेगमेंटेशन ही नहीं कर पाओगे। तो अभी तक जो इसके लिए सॉफ्टवेयर वगैरह हैं वो कौन सी पोजीशन में है, इमेच्योर हैं इसके सॉफ्टवेयर, ठीक है। कैसे हैं, इमेच्योर, यानी कि अभी भी कुछ ज़्यादा डेवलप हो नहीं पाए हैं या फिर अंडर डेवलप चल रहे हैं, ठीक है, कि हम किस तरीके से इन सभी डेटा को अलग अलग कर पाएं। क्योंकि साउंड के बेसिस पे, इमेजेस के बेसिस पे, वीडियोस के बेसिस पे डेटा को निकालना बहुत ही मुश्किल काम है, ठीक है ना। तो ये बात हो गई। एक सेकंड रुको जरा, ये क्या हो गया अब यार, ये पेन काम नहीं कर रहा है, वेट अ सेकंड, एक सेकंड रुको जरा। हाँ देखो, यहाँ पर हमने क्या बात करी, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा में हमारे पास चीज़ें तो बहुत सारी हैं। बात क्या है ना, जैसे यूट्यूब का जो प्लेटफॉर्म है वो धीरे धीरे ऐसा सिस्टम डेवलप कर रहा है कि वो इमेजेस को, यहाँ पे इमेजेस का डेटा अलग निकाल के कर रहा है, और साउंड को भी इवन वो कैप्चर, अभी साउंड के बेसिस पे आई थिंक नहीं आया है, ठीक है। इमेजेस के बेसिस पे यूट्यूब पे रिसेंटली ही लाने की बात करी जा रही है कि इमेजेस का जो डेटा है उसको भी जो मैकेनिज्म है यूट्यूब का वो समझ पाए। तो धीमे धीमे इसके ऊपर क्या हो रहा है, काम हो रहा है, क्लियर है। तो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा ये है, स्ट्रक्चर्ड ये है। अब आपको बात थोड़ी सी क्लैरिफाइड हुई होगी। और यहाँ पे मैंने एक डेमोग्राफिक्स का आपको बेसिस बताया, इस बेसिस पे कई सारे बेसिस पे फाइल बनी होती हैं, प्री डिफाइंड डेटा मॉडल्स होते हैं, ठीक है। ये सब बातें होती हैं, राइट। तो अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, तो हमें पता चलता है कि यार ये जो स्ट्रक्चर्ड डेटा है प्लस में जो मेरा ये अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है, इसको जब मैं मिला करके बात करता हूं ना, तो यही मेरा बन जाता है क्या, बिग डेटा, ठीक है। क्या बोल देता हूं वैसे, बिग डेटा बोल देता हूं। तो कब अगर आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए कि बताओ भाई बिग डेटा क्या है, तो बोल देना सर ये जो अपना स्ट्रक्चर्ड डेटा है प्लस में अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है वही बिग डेटा है, ठीक है ना। चलो अब ये जो अपना यूडी है यानी कि अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है ना, इससे एक दो क्वेश्चंस और बनते हैं। जैसे अगर मैं इसकी बात करूं तो ये क्या क्या हो सकता है, ये दो बेसिस पे होता है। एक तो आपका ह्यूमन जनरेटेड, ठीक है, यानी कि जो ह्यूमन ने डेटा जनरेट किया हुआ है, ह्यूमन जनरेटेड, और दूसरा होता है आपका मशीन जनरेटेड। क्या होता है, मशीन जनरेटेड डेटा, ठीक है। चीज़ों को ध्यान से समझना, और इस लेक्चर को ना आप इवन दो बार देख लेना, क्योंकि अब जो जैसे कि हम जब डेटा वेयर हाउसिंग की बात करेंगे, डेटा माइनिंग की बात करेंगे, तो ये सब काम आएगा, ठीक है ना। चलो फिलहाल यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं यार कि ये मशीन जनरेटेड और आपका ह्यूमन जनरेटेड क्या क्या होता है। तो ह्यूमन क्या करता है भाई, टेक्स्ट फाइल्स जो होती हैं वो ह्यूमन यहाँ पे आपको भेज रहा होता है। तो टेक्स्ट फाइल्स हो गई, इसमें आपका स्प्रेडशीट हो गया, ईमेल हो गया, लॉग्स हो गए, ठीक है, ईमेल हो गया, पीपीटीज हो गई, पीडीएफ हो गई, तो ये जो सारी की सारी चीज़ें हैं,
देन आपका ये हो गया ह्यूमन जनरेटेड। देन आपका ईमेल वगैरह हो गए, ठीक है, ईमेल हो गया। देन सोशल मीडिया हो गया। सोशल मीडिया कैसे, जो आपका डेटा ट्विटर पे पड़ा हुआ है या फिर आपका फेसबुक पे पड़ा है, लिंक्डइन पे पड़ा हुआ है। तो देखो ऐसा आप जो सोच रहे हो ना आपका डेटा बहुत सिक्योर है फेसबुक पे या आपका डेटा बहुत सिक्योर है इंस्टाग्राम पे, तो नहीं है, ठीक है। आपके डेटा की धज्जियां उड़ी पड़ी हैं और लिटरली धज्जियां उड़ी पड़ी हैं। कभी आप जो एक मूवी आई थी, बड़ी अच्छी मूवी थी डेटा को लेकर के, मुझे नाम ही याद नहीं आ रहा, बट उसका जो थंबनेल था ना बड़ा ऐसा ऐसा करके था, तो काफ़ी अच्छा था वो मूवी। अगर आप लोग देख पाओ तो देखना, अभी तो नहीं, अब तो टाइम ही नहीं है, देखना कभी। तो उसमें आपका जो डेटा है ना किस तरीके से यूज़ किया जाता है, कंपनीज कैसे कैसे यूज़ करती हैं, उसमें जो अलग अलग कंपनीज के एम्प्लॉयज़ हैं ना उन्होंने ही इसको बताया हुआ है, तो काफ़ी बढ़िया अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। खैर, और इस मूवी का नाम अगर किसी को याद आए तो एक बार कमेंट करना, मुझे यार याद ही नहीं आ रहा। देखो, तो ये चीज़ हो गई, सोशल मीडिया हो गया। देन आपका वेबसाइट्स हो गई अलग अलग, ठीक है। वेबसाइट में क्या आ जाता है, अब इंस्टाग्राम है और यूट्यूब है, फोटो शेयर करने वाली आजकल वेबसाइट चली हैं। और बीच में ना एक यार ऐप आया था, कुछ पिन करके, ठीक है, मैजिक पिन करके एक ऐप आया था। तो वो मैजिक पिन ऐप मुझे रिकमेंड, मतलब मैं कहीं से निकल रहा था तो उस मॉल के बाहर वहाँ पे एक बंदा खड़ा हुआ था, उसने मुझे रेफ़र किया। क्या रेफ़र किया कि सर आपको यहाँ पे आप कुछ भी यहाँ पे खाते हो डोमिनोज़ में या फिर मैकडी में, आपको खा करके अपनी फ़ोटो पोस्ट करनी है। उसे खाते हुए अपनी फ़ोटो पोस्ट करोगे तो आप अगली बार जहाँ भी जाओगे आपको 15 या 20% का ऑफ मिल जाएगा। तो वो लिटरली क्या कर रहा है, आपका डेटा उड़ा रहा है, ठीक है ना। तो इस तरीके की चीज़ें। नाउ वेबसाइट्स हो गई। देन आपका मीडिया हो गया, ठीक है, मीडिया MP3 हो गया, MP4 हो गया, जो आप गाने सुनते हो या फिर जो भी बातें हैं, ठीक है, कम्युनिकेशंस कर रहे हो, तो ये सब ह्यूमन जनरेटेड में चल रहा है, ठीक है। इससे आपको समझते जाना है यार चीज़ें, एक तो जगह नहीं बचती है आगे। एक काम करते हैं, मशीन जनरेटेड आगे समझेंगे, इसको कंटिन्यू कर रहे हैं आगे, ठीक है, ह्यूमन जनरेटेड कोई। तो आगे आपका क्या आ जाता है, कम्युनिकेशन। जैसे आप चैटिंग कर रहे हो, ठीक है, या फिर आपकी कॉल की रिकॉर्डिंग्स हैं, कॉल की रिकॉर्डिंग्स हो गई आपकी, या फिर आपने कोई सॉफ्टवेयर यूज़ किया, कोलैबोरेटिव सॉफ्टवेयर यूज़ किया, कोलैबोरेशन का सॉफ्टवेयर यूज़ किया। कोलैबोरेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, जैसे कि आजकल आपका बड़ा चल रहा है, क्या बोलते हैं उसको, ओमेगल, ठीक है। तो ये ओमेगल जो हो गया, और आपका बाकी तो सब सिक्योर ही है, खैर ओमेगल, ठीक है। तो ये कोलैबोरेशन वाले सॉफ्टवेयर हो गए जहाँ आप कम्युनिकेशन करने लग रहे हो, वो भी आपका डेटा हो जाता है। देन आप MS के डॉक्यूमेंट्स यूज़ कर रहे हो, गूगल के डॉक्यूमेंट यूज़ कर रहे हो, ये सब ह्यूमन जनरेटेड हो गया। नाउ मशीन जनरेटेड अनस्ट्रक्चर्ड डेटा क्या होता है, देखो, मशीन जनरेटेड अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, ठीक है, एक बार लिख लेना यार, ये बहुत सारी चीज़ें तो लिखने में, तो देखो मशीन जनरेटेड की बात कर रहे हैं तो इसमें क्या क्या आ जाएगा। एक तो आपका सैटेलाइट इमेजरी आ जाएगा, यानी कि जो सैटेलाइट की इमेजेस होती हैं ना उनका भी यूज़ किया जाता है। आपका जो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है उसमें सैटेलाइट इमेजेस भी होती हैं, ठीक है। देन आपका सर्विलांस हो गया, ठीक है, सर्विलांस सिस्टम जो होता है ना वो भी इसमें हम देख रहे होते हैं, ठीक है। उससे आपका जो भी इमेजेस मिल रही हैं, फोटोज़ वीडियोज़ मिल रही हैं, वो भी इसमें इंक्लूडेड किया जाता है। साइंटिफिक डेटा हो गया, ये भी मशीन जनरेटेड में आता है, ठीक है। साइंटिफिक डेटा हो गया आपका, या फिर आपका क्या हो गया, कुछ सेंसर डेटाज हो गए, ठीक है। क्या हो गया, सेंसर डेटा। सेंसर डेटा क्या होते हैं सर, सेंसर डेटा होते हैं जैसे कि आपका जो ट्रैफिक डेटा हो गया, या फिर आपका कहीं पे अर्थक्वेक आने वाला है, वेदर के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है, ठीक है। तो इन सभी को हम बोलते हैं वेदर इन्फॉर्मेशन है, वेदर से रिलेटेड डेटा, इनको सेंसर डेटा बोला जाता है। इतनी सारी चीज़ें क्यों बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि ये सभी के सभी आपके अल्टीमेटली एनालिटिकल CRM से डील कर रहे हैं। क्योंकि जब तक आपको स्ट्रक्चर्ड डेटा क्या है, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा क्या है, यही नहीं पता होगा तो आप इसके आगे जो डेटाबेस बन रहा है ना वहां तक पहुंच ही नहीं पाओगे, ठीक है। तो अब हमें यह पता चला कि यार स्ट्रक्चर्ड डेटा तो क्या हो गया, टेक्स्ट फॉर्मेट पे जितना भी डेटा हमारे पास अवेलेबल है एक प्री डिफाइंड पूरे मॉडल पे, वो होता है स्ट्रक्चर्ड। तो आजकल जो CRM कंपनीज यूज कर रही हैं वो कर रही हैं स्ट्रक्चर्ड डेटा यूज, लेकिन अनस्ट्रक्चर्ड डेटा बहुत ही, ये समझ लो ये एक खदान है आपके लिए, एक माइन है। अगर इसे आपने इस डेटा को यूज करना सीख लिया तो भाई बिल्कुल तबाही मच जाएगी, CRM में एक नया रिवॉल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, ये समझ के चलो। नाउ अब हमें बात करनी है स्ट्रक्चर्ड डेटा के ऊपर। तो हमारे जो भी डेटाबेस वगैरह बनाते हैं ना हम, जो भी आपका डेटाबेस फॉर्म होता है वो किसके ऊपर फॉर्म होता है, आपके स्ट्रक्चर्ड डेटा के ऊपर फॉर्म। क्लियर हुआ। अब इस स्ट्रक्चर्ड डेटा को उठा करके आपका 3 तरीके से डेटाबेस बना सकते हैं, ठीक है, समझना ध्यान से। और सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर तो होते जा रहे हैं ना, पूरा नोट डाउन करके रखना इसको बहुत अच्छे से। आज की क्लास वो आपको लगेगी छोटी लेकिन है बहुत बड़ी, बहुत सारी चीजें इसमें दे रहा हूँ, ध्यान से सुनना समझना और अपने हिसाब से लिखना, इसको टाइम देना इस क्लास पे, ठीक है। चलो अब बात कर रहे हैं यार इसको डेटाबेस को हम कैसे कैसे बना रहे हैं। तो पहला होता है आपका हिरार्कियल डेटाबेस, ठीक है। क्या होता है ये आपका हिरार्कियल डेटाबेस होता है, हिरार्कियल डेटाबेस बोलते हैं। देन सेकंड नंबर पे आपका आ जाता है नेटवर्क डेटाबेस, ठीक है। क्या आ जाता है आपका, नेटवर्क डेटाबेस आ जाता है।
देन थर्ड नंबर पे आपका आता है रिलेशनल डेटाबेस। तो एज ऑफ नाउ हम जो डेटाबेस बनाने के लिए जिस मेथड का यूज कर रहे हैं वो होता है हमारा रिलेशनल डेटाबेस, क्योंकि ये जो हिरार्कियल डेटाबेस है ये यूज किया जाता था आपका अराउंड 1960 से 80s के टाइम पे, जो स्प्रेडशीट वाला जमाना था ना, तो वहाँ पे आपका अलग अलग तरीके से ट्री फॉर्मेट में इसको बनाया जाता था। नेटवर्क डेटाबेस भी थोड़ा सा अपडेटेड वर्जन था इसका, लेकिन जिस टाइम पे नेटवर्क डेटाबेस आया उसी टाइम पे रिलेशनल डेटाबेस की एंट्री हो जाती है 1990s के टाइम। तो ये इसका यूज़ भी ख़त्म ही हो गया, क्योंकि ये भी ट्री मेथड पे काम कर रहा था। तो बाकी ये हमारा अभी जो हम यूज़ करते हैं ना डेटाबेस बनाने के लिए अपने एनालिटिकल सीआरएम में, स्ट्रक्चर्ड डेटा को, उसको हम क्या बोल देते हैं, रिलेशनल डेटाबेस बोल देते हैं। सारी चीज़ें समझते जाना। क्या बोलोगे भाई, स्ट्रक्चर्ड डेटा, जो आपका स्ट्रक्चर्ड डेटा है उसको डेटाबेस बनाने के लिए कौन कौन से मेथड, हिरार्कियल, नेटवर्क, रिलेशनल। चौथा ऑप्शन अगर मैं डाल दूंगा कि सपोज करो मैंने लल्लू चप्पू ऑप्शन डाल दिया, तो हमें वो ऐसा क्वेश्चन आता है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डेटाबेस मैनेजिंग सिस्टम ऑफ स्ट्रक्चर्ड डेटा, ठीक है, तो वो टिक करके आ जाना अच्छे से। ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। अब समझते हैं यार ये रिलेशनल डेटाबेस क्या है। और हाँ, एक चीज़ और, ये जो मैंने आपको दो चीज़ें समझाई, स्ट्रक्चर्ड डेटा और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। थोड़ा सा पानी पीता हूँ यार, चीज़ें बड़ी इधर उधर हो रही हैं। तो देखो, ये जो आपका स्ट्रक्चर्ड डेटा था ये तो कैसे रिलेशनल डेटाबेस बनाया गया इसके लिए, ठीक है, क्या बनाया गया, रिलेशनल डेटाबेस। लेकिन ये जो अनस्ट्रक्चर्ड डेटाबेस होता है ना, इसके लिए हम यूज करते हैं डेटा लेक का, ठीक है। तो याद रखना, अगर आपसे कभी पूछा जाए कि अनस्ट्रक्चर्ड डेटाबेस को कैसे अरेंज करोगे, तो बोलना भाई डेटा लेक्स के फॉर्म में अरेंज करेंगे, ठीक है, याद रखोगे। और भी दो होते हैं वैसे, डेटा वेयर हाउस। हाँ, डेटा वेयर हाउस जो है ना, डेटा वेयर हाउस बड़ी ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, इसको मैं आपको अगली नेक्स्ट वाली क्लास में समझेंगे इसे हम। तो ये जो है आपका अनस्ट्रक्चर डेटाबेस को भी संभालती है और स्ट्रक्चर डेटाबेस को भी संभालती है। तो जो बिग डेटा होता है ना, अगर आपसे पूछा जाए कि बिग डेटा आपका कहाँ, किस फॉर्मेट पे आपका बनाया जाता है और कैसे स्टोर किया जाता है, तो ये डेटा वेयर हाउस के फॉर्म में स्टोर किया जाता है। एक एक पॉइंट लिखते जाना, ठीक है। देन आपका जो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है, फिर ये एक और डेटाबेस होता है NoSQL करके, ठीक है। NoSQL ये भी एक डेटाबेस का फॉर्म है। इस फॉर्म में भी आपका जो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है इसे हम अपना स्टोर करके रखते हैं, लेकिन क्वेश्चन आपका डेटा लेक से ही पूछा जाएगा अगर पूछा जाता है तो। समझ में आई बात, क्लियर हो गया। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द रिलेशनल डेटाबेस। रिलेशनल डेटाबेस क्या करता है ना, आपका जितना भी कस्टमर से रिलेटेड डेटा है, क्या है आपका, कस्टमर रिलेटेड डेटा। अब कस्टमर रिलेटेड डेटा का मतलब समझना, एक होता है आपका कस्टमर डेटाबेस, एक होता है कस्टमर रिलेटेड डेटाबेस। इन दोनों में बड़ा ही अंतर है। अगर मैंने कस्टमर रिलेटेड डेटाबेस बोला, इसका मतलब है कस्टमर की इसमें इंफॉर्मेशन भी है, इसमें आपके कस्टमर की इंफॉर्मेशन है, यानी कि इट इज़ अबाउट द कस्टमर, इट इज़ अबाउट द कस्टमर। लेकिन प्लस में ये क्या है, फॉर द कस्टमर भी होता है, यानी कि इसमें क्या होता है ना, कस्टमर ने हमें जो भी अपनी क्वेरी बताई, उसको सर्विसिंग में दिक्कत हो रही है, उसको ये परेशानी वो परेशानी, वो सारा का सारा डेटा भी इसमें सेव रहता है। यानी कि कहीं ना कहीं कस्टमर की भी अल्टीमेटली हेल्प होती है, किसकी वजह से, कस्टमर रिलेटेड डेटाबेस की वजह से। जबकि जो आपका कस्टमर डेटाबेस होता है, याद रखना इसको, ठीक है ना अच्छे से, जो कस्टमर डेटाबेस होता है इसमें इंफॉर्मेशन होती है अबाउट द कस्टमर ओनली, यानी कि इसमें बस आपको जो कस्टमर का डेटा है वो ही वो आपको प्रोवाइड करवाएगा। ऐसा कुछ उसको क्या सर्विसिंग चाहिए, क्या चीज़ें हैं, क्या CKV है उसका, ये इसमें इंक्लूडेड नहीं रहता है, ठीक है। तो रिलेटेड वाले में क्या रहता है, इसमें CKV EKV सब इंक्लूड रहेगा। समझ में आती है क्या इतनी सी बात, क्लियर हुआ। नाउ अब ये जो कस्टमर रिलेटेड डेटा है आपका, देखो देखो, तो यहाँ पर क्या हो गया, अपना अबाउट द कस्टमर वाला सीन हो गया किसमें, कस्टमर डेटाबेस में, ठीक है। ये सब बातें हैं। अब जो कस्टमर रिलेटेड डेटाबेस है वो किससे बनता है, रिलेशनल डेटाबेस के थ्रू बनता है, ठीक है। किसके थ्रू बनता है, रिलेशनल डेटाबेस के थ्रू। तो अब आपसे यहाँ पे रिलेशनल डेटाबेस के थोड़े से स्टेप्स हैं, वो एक बार याद रख लो, क्योंकि यहाँ से कभी कभार क्वेश्चन बनता है। जैसे आपका फैक्टर एनालिसिस उठा लिया ना इन्होंने, तो इस तरीके से दो तीन चीज़ें ये उठाते रहते हैं, तो क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। थोड़ा सा देख लो रिलेशनल डेटाबेस के क्या स्टेप है, ठीक है ना, किस तरीके से बनाते हैं हम। सबसे पहला स्टेप होता है आपका, जो डेटाबेस फंक्शन है उसको आप डिफाइन करो, ठीक है ना, डिफाइन द डेटाबेस फंक्शन। अब इसका मतलब क्या है यार, क्या है ये डेटाबेस फंक्शन को डिफाइन करना। बेसिकली मैंने आपको बताया, एक प्री डिफाइंड मॉडल पे काम करता है ना हमारा जो स्ट्रक्चर डेटा होता है। तो स्ट्रक्चर डेटा को काम करने के लिए क्या चाहिए होगा, एक आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि मैं इस तरीके का डेटाबेस फंक्शन बना रहा हूँ, तो इस तरीके से मेरा डेटा इसमें सेव हो जाएगा, ठीक है। फिर दूसरा स्टेप इसका क्या होता है कि जो डिफाइन करो आपकी जो इन्फॉर्मेशन रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है,
डिफाइन द इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट्स, इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट्स। और हाँ, एक चीज़ और हो सकता है कि आपको आने वाला जो लास्ट वाले लेक्चर चल रहे हैं ना, जैसे मैंने आपसे बताया था कल की 4 लेक्चर आपके होंगे टोटल, और अब आपके कल से 3 लेक्चर बचेंगे, है ना। तो इन लास्ट वाले जो आज वाला लेक्चर है और कल वाला जो लेक्चर होगा, हो सकता है कि आपको भारी प्रतीत हो, थोड़ा सा भारी लगेगा, लेकिन वीडियो को 2 बार देखना ही देखना है, ठीक है ना। उसके बाद अगर कोई डाउट है फिर पूछना, राइट। फिर देखो थर्ड नंबर पे आ जाता है आपका, आपके जो इंफॉर्मेशन सोर्सेस हैं उनके ऊपर यहाँ पे आपको डिफाइन करना पड़ेगा आपके इंफॉर्मेशन सोर्सेस क्या रहेंगे। यानी कि आपने यहाँ पे एक डेटाबेस का फंक्शन बना लिया, एक मॉडल बना लिया कि इस तरीके से हमें अपना डेटा डालना है, इंफॉर्मेशन की क्या क्या रिक्वायरमेंट है, आपकी जो भी कंपनी होगी जिस हिसाब से उसकी इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट आपने डाल दी, फिर उसके सोर्सेस क्या क्या रहेंगे, ठीक है। देन आपका फोर्थ नंबर पे आता है कि आपको डेटाबेस टेक्नोलॉजी सेलेक्ट करनी पड़ेगी। सिलेक्ट द डेटाबेस टेक्नोलॉजी, ठीक है। डेटाबेस ये क्या है भाई, बाटा लिख गया, डेटाबेस टेक्नोलॉजी, ठीक है। टेक्नोलॉजी को मैं टैग लिख देता हूँ, टेक्नोलॉजी एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि अब आप कौन सा यहाँ पे डेटाबेस टेक्नोलॉजी यूज करने वाले हो, डीबीएमएस वगैरह, ठीक है। तो और आपका क्या ऑपरेटिंग सिस्टम रहेगा, यानी सॉफ्टवेयर वाला जो आपका काम है, ठीक है। देन आपको क्या करना है, पॉपुलेट द डेटाबेस। अब आपको ये वर्ड मैंने बताया था ना, पॉपुलेट करना डेटाबेस को, याद आ रहा है कहाँ बताया था, थोड़ा सा ऊपर लेके चलता हूँ, कहाँ चला गया देखो जहां पर मैंने आपसे मॉडिफाई की बात करी थी, हाँ कहाँ गया यार मॉडिफाई वाला वर्ड, देखो भाई, अरे यार कहाँ चला गया, हाँ ये देखो डेटा मॉडिफाइंग की बात करी थी ना, तो यहाँ पर मैंने आपसे बोला था डेटा पॉपुलेटिंग। तो अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि यार ये पॉपुलेट द डेटाबेस क्या होता है, समझना इसको थोड़ा सा ध्यान से, यहाँ से एक आधा दो चीजें बन जाती हैं। देखो इसको तो इसमें आपके देखो इसमें आपके हो गए 4 स्टेप, ठीक है। कितने स्टेप हो गए, 4 स्टेप हो गए, जैसे कि 1 2 3 4। पहला जो स्टेप होता है ये होता है वेरीफाई द डेटा, ठीक है। यानी कि क्या करना है, आपके पास जो डेटा आया है ना उसको वेरीफाई भी करो, है ना, कि आप वेरिफिकेशन वाली जो प्रोसेस होती है, याद आ रहा है मैंने आपको क्या बोला था, हमारा डेटा कैसा हो, बोलो फटाफट से, ठीक है। देन आपको क्या करना है, वैलिडेट करना है डेटा को, वैलिडेट द डेटा। क्लियर है, वैलिडेट का मतलब समझते हो, जब आपने ना कभी एप्लीकेशन फॉर्म भरा होगा तो कुछ कुछ एप्लीकेशन फॉर्म के नीचे लिख के आता है ना वैलिडेट द डिटेल्स, यानी कि वैलिडेट का मतलब होता है कि आप यहाँ पे बोल रहे हो कि हाँ मैंने जो भी डेटा देखा हुआ है या फिर मैंने जो भी इंफॉर्मेशन डाली है वो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है ना, मेरी तरफ से बिल्कुल वेरीफाइड है, ये होता है वैलिडेट का मतलब। देन आता है आपका एक वर्ड डी डुप्लीकेट, ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है, डी डुप्लीकेट द डेटा। क्या होता है भाई, डी डुप्लीकेट द डेटा। और फिर लास्ट में आता है आपका मर्ज एंड पर्ज, मर्ज एंड पर्ज डेटा। क्लियर है, तो फिलहाल ये वाला मर्ज एंड पर्ज डेटा फ्रॉम, अब देखो मर्ज कर रहे हो या पर्ज कर रहे हो तो आपके पास डेटा 2-3 जगह का होना चाहिए ना, तो फ्रॉम 2 और मोर सोर्सेस, ये कॉमन सेंस है, 2 और मोर सोर्सेस का होना चाहिए। तो डी डुप्लीकेट का मतलब क्या है, यहाँ पर एक प्रोसेस होती है जिसे बोलते हैं डी ड्यूपिंग, ठीक है। क्या बोलते हैं डी ड्यूपिंग बोलते हैं, राइट। तो ये डी ड्यूपिंग क्या करता है ना, यहाँ पर अब सपोज करो मैंने डेटा तो बहुत सारा इकट्ठा कर लिया, लेकिन हो सकता है कि मेरा डेटा जो है एक ही पर्सन को मैंने 2-3 बार इंक्लूड कर लिया है। अब आप समझना, ये जो डेटा है यहाँ पर आप डेटाबेस बना रहे हो, डेटाबेस बनाने का मतलब क्या है कि आपने हर एक कस्टमर का अलग अलग डेटा डाल दिया। अब आप अगर एक ही कस्टमर को 2-3 बार डाल दोगे, एक ही बंदे को, तो होगा क्या कि बाद में आपका जो आपको मेल डालना या फिर जो भी आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, आपने कभी कभी ऑब्जर्व भी किया होगा कि आपको कभी सेम कंपनी जो है वो एक ही दिन में 2-3 मेल कर डालती है सेम टाइप के, ठीक है, जो सेम स्ट्रेटजी को लेकर के। मैंने क्या बोला, एक कस्टमर अलग अलग स्ट्रेटजी में तो जा सकता है, लेकिन एक कस्टमर बार बार एक स्ट्रेटजी में नहीं जा सकता। बात की गहराई को समझना, क्या बोला था मैंने कि यार एक कस्टमर जो है वो आपका एक जगह भी जा सकता है, दूसरी स्ट्रेटजी में भी जा सकता है, लेकिन अब एक ही कस्टमर ऐसा थोड़ी ना है कि वो हम उसको बार बार एक ही टाइप की स्ट्रेटजी का मेल भेजते रहेंगे। तो ये क्या होता है, आपका डी डुपिंग की प्रोसेस की वजह से होता है। इसमें होता क्या है ना कि आपका हम एक ही कस्टमर का डेटा 2-3 बार सेव कर देते हैं। तो जब सॉफ्टवेयर अपना सेगमेंटेशन करता है ना कस्टमर का, तो सेगमेंटेशन में तो उसने कुछ आपने उसमें वो डाल दिया क्राइटेरिया की, इस क्राइटेरिया के बेसिस पे सेगमेंट कर डालो, तो वो जो
जो 2-3 बार एक कस्टमर बैठा हुआ है ना, उसको वो 2-3 बार एक ही सेगमेंट में डाल देता है। तो आपने जो ऑटोमेटिकली मेल वगैरह भेजे या फिर आपने अपना यहाँ पे क्या लगाया, ऑटोमेशन करके डाल दिया सॉफ्टवेयर में, तो ऑटोमेशन से एक ही बंदे को 3-4 मेल चले गए या 2 मेल चले गए, जितनी बार भी किया है। इसको बोलते हैं डी डुप्लीकेट द डेटा, यानी कि एक बार चेक कर लो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने एक ही पर्सन का डेटा 2-2 बार यूज कर रखा है, या फिर एक ही पर्सन को आपने अपने डेटाबेस में 2-3 बार डाल दिया। ठीक है, इस प्रोसेस को बोलते हैं डी डुप्लीकेट द डेटा। अरे बोलो हाँ, समझ में आया कि नहीं आया? सारे पॉइंट्स लिख लेना ये बहुत अच्छे से, ठीक है। एक एक चीज यहां से इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलो, तो ये चीजें आप समझ गए होंगे। अब आगे आते हैं मर्ज एंड पर्ज वाले पे। ये भी मैं आपको लिखवा देता हूं, कभी पूछा जा सकता है व्हाट इज मर्ज एंड पर्ज। तो लिख लो, मर्ज एंड पर्ज को मैं एम एंड पी लिख रहा हूं, ये लिख लेना आप आगे, इसको पूरा लिखना सब लोग, नहीं तो मेरी तरह एम एंड पी लिख दो। मर्ज एंड पर्ज क्या होता है ये क्या होती है? इट इज अ प्रोसेस, इट इज अ प्रोसेस, इट इज अ प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस है भाई? दैट इज परफॉर्म्ड, दैट इज परफॉर्म्ड। कब परफॉर्म की जाती है भाई? व्हेन टू और मोर डेटाबेस आर मर्ज्ड, व्हेन टू और मोर, टू और मोर डेटाबेस आर मर्ज्ड, आर मर्ज्ड। तो भाई जब आप दो या दो से ज़्यादा डेटाबेस को मर्ज कर देते हो, यानी कि सपोज करो मुझे नीड है कि यार काफ़ी सारा डेटाबेस मेरे पास आ गया और मुझे एक पर्टिकुलर अपना कस्टमर रिलेटेड डेटाबेस बनाना है, और मेरे पास 2-3 डेटाबेस पड़े हुए हैं, तो उनको मैं उठा करके मर्ज कर दूंगा। अब ये कैसे कैसे हो सकते हैं? आपके पास में 2 इंटरनल डेटाबेस हो सकते हैं। इंटरनल डेटाबेस का मतलब होता है कि आपके ऑपरेशनल सीआरएम में मैंने क्या बताया था कि वहां से भी तो डेटा निकलता है, तो ऑपरेशनल सीआरएम से जो डेटा निकला वो आपने जो आपको एक्सटर्नल डेटा मिला उसके साथ मर्ज करके यूज कर लिया। या फिर आपने क्या किया, इंटरनली आपका 2 प्रोसेस में जो सीआरएम का डेटा निकला है वो आपने मर्ज कर दिया। अरे समझ में आ रही है ना मेरी बात? क्यों मैंने आपको ये स्टार्टिंग में इतना गहराई में जाके समझाया था कि हम यहाँ पे देखो कि अरे यार कहाँ है, देखो यहाँ पर आपका क्या होता है, ऑपरेशनल सीआरएम से भी हमारा कस्टमर डेटा बनता है। तो ये जो डेटा बनता है ये होता है इंटरनल डेटा। अब ये जो हमारा इंटरनल डेटाबेस बना है इसे हमने मर्ज कर दिया, जो हमारा एक्सटर्नल है या फिर हमने जो किसी कंपनी से बेस सीआरएम जैसी कंपनी से डेटाबेस लिया हुआ है, ठीक है, तो उसके साथ में हमने मर्ज कर दिया, तो इसको बोला जाता है मर्ज पर्ज प्रोसेस या फिर मर्ज एंड पर्ज प्रोसेस। अरे समझ में आती है क्या बात? 2 इंटरनल भी हो सकते हैं, 2 एक्सटर्नल भी हो सकते हैं, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल भी हो सकता है। क्लियर है? चलो, तो ये हो गया इसका 5th स्टेप किसी भी डेटाबेस का बनाने का, फॉर्मेशन का। देन जो फाइनल एंड 6th स्टेप होता है उस स्टेप को हम क्या बोलते हैं? मेंटेन द डेटाबेस। ठीक है, जो भी आपने अपना डेटाबेस बनाया है इसको मेंटेन करने का मतलब है टाइमली आप इसमें क्या करते रहो भाई, चेंजेस करते रहो। अगर आपको याद हो तो मैंने बहुत पहले बताया था आपका जो भी डेटा है उसको आपको क्या करना होता है, अपडेट करना होता है, क्योंकि कस्टमर की चॉइसेस टाइम के साथ बदलती जाती हैं। जब आप अभी स्टूडेंट हो आपकी कोई और चॉइस होगी, आप जब जॉब करने लग जाओगे तब आपकी कोई और चॉइस होगी। सपोज अभी आपकी जो सोच है वो होंडा सिटी तक हो, लेकिन आपकी जॉब लगने के बाद जो अच्छी बढ़िया जॉब लग गई और आपने बढ़िया कुछ इन्वेस्टमेंट कर डाला तो आपकी जो सोच है वो वोल्क्सवैगन तक पहुंच जाए। ठीक है, तो इस तरीके की बातें, राइट। तो ये आपको क्या करना होता है, मेंटेन भी करना होता है डेटाबेस को। तो ये कहानी खत्म होती है आपके डेटाबेस की। अब हमें यहाँ पर बात करनी है सीधी सीधी कि भैया जो आपका वेयर हाउसिंग है ये क्या होता है, या फिर आपका यहाँ पे डेटा माइनिंग क्या होती है, क्या क्या प्रोसेस होती हैं, क्लस्टर एनालिसिस कैसे आता है, फैक्टर एनालिसिस कैसे आता है, डेंडोग्राम्स कैसे बन रहे होते हैं। तो ये सब हम आगे देख रहे होंगे। ठीक है, मेरी बात सभी को क्लैरिफाइड है क्या? अब यहाँ पर एक चीज़ याद रखना, जितनी भी चीज़ें बताई हैं आज की क्लास में एक एक माइंड में उतर जानी चाहिए। मुझे पता है थोड़ी सी अलग है ये सब चीज़ें, इनको अच्छे से माइंड में बैठा के आना अगली वाली क्लास तक। ठीक है, और मेरा गला बहुत ही भयानक तरीके से बैठ चुका है अभी, और इस सेशन को इसलिए यहीं पे एंड करते हैं। तब भी मैंने बहुत सारी चीज़ें कवर करा दी कॉन्टीन्यूसली। अब आप इनको रिवाइज करके आइए नेक्स्ट क्लास तक, देन हम इसमें फिनिश करेंगे धीमे धीमे, और नेक्स्ट 3 क्लासेस में आपका सीआरएम जो है वो फिनिश हो जाएगा। ठीक है, खुश अभी? चलो एंड करते हैं सेशन को। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, एंड मेहनत करते रहो अच्छे से। मैंने जो आपको टारगेट दे रखे हैं मैथ में, अब आप आगे बढ़ो और अब एवरेज को उठाओ। ठीक है, ऐसा ही आई होप कंप्लीट हो गया होगा। एवरेज को उठाओ एंड इसके साथ के साथ आप यहाँ पे थोड़ा सा काम करो हाइट एंड डिस्टेंस पे। ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस के बेसिक्स वगैरह समझो कि कैसे क्या फॉर्मूले होते हैं, क्या काम होते हैं इसके। ठीक है, थोड़ा बहुत देखो इनको, और रीजनिंग तो आई होप सबने कर ली होगी। ठीक है, रीजनिंग अगर आपने अभी तक नहीं किया ना तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो आप। ठीक है, अगर रीजनिंग में आप किसी का भी एक नंबर भी कटा तो उसको पर्सनली आके उल्टा लटकाऊंगा। ठीक है, रीजनिंग और मैथ में कहीं नंबर नहीं जाने चाहिए। ठीक है ना, अच्छे से मेहनत करिए।
एंड बस एंड करेंगे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।